Assalamualaikum dear viewers. Let's start with the name of Allah. So here we are at studio of 9 News. How are you all? My dear listeners and viewers, आपको गपशप विद सबीन में वेलकम कहते हैं। तो आज की हमारी एक मारूफ शख्सियत हैं, बिल्कुल किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप जानते हैं MQM के सीनियर रहनुमा MPA सर राशिद खिलजी साहब। सो वेलकम कहते हैं इन्हें प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, हम भी खैरियत से हैं सर। आपको गपशप इस सबीन में वेलकम कहते हैं। थैंक यू। और आज हमने आपको इनवाइट किया है। सबसे पहले आपको थैंक्स कहेंगे कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। एंड सर आप कुछ अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन कराएं। बेसिकली आप हैदराबाद से हैं? हाँ, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और मैं ज़बान तालिब इल्मी से ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ज़ैली तंजीम APMSO से मुंसलिक हुआ था। जी सर। और वहाँ मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर रहते हुए MQM की मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर रहते हुए 2012 में मैं पहली दफ़ा मुंतखब हुआ। अच्छा, यानी स्टार्ट ऑफ द कैरियर 2012 में स्टार्ट हुआ? नहीं, मेरा पॉलिटिकल कैरियर 1988 से है, स्टूडेंट लाइफ से। अच्छा, स्टूडेंट 88 से मैं वर्किंग कर रहा हूँ। और मैंने उसके बाद बहैसियत MPA 2012 के अंदर जब जनरल इलेक्शन हुए उसमें हिस्सा लिया 2013 के शुरू में जो हुए थे। और ये सेकंड टेन्योर है मेरा जी। पहले मैं PS 46 से MP होता था, PS 66 से MP हूँ, जो मिड सिटी और ओल्ड सिटी हैदराबाद पे मेरा हल्का जिसकी जुडिक्शन है वो। तो इस वक्त बायसत MPA अपने हल्के के मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहा हूँ। असेंबली की सतह के ऊपर भी आवाज़ उठा रहे हैं और कोशिश यही है कि हैदराबाद शहर को वो उसका खोया हुआ मकाम दिला सकें जिसके लिए हैदराबाद मशहूर था। एक ऐसा रिच सिटी जिसका एक बहुत अच्छा कल्चर था, जहाँ की शामें बहुत सारे मुशायरों के हवाले से मशहूर थी। जहाँ की शामें हैदराबाद जिसकी शामें मशहूर थी अपने मुशायरों की बिना पे, जहाँ के तालीमी इदारों ने बहुत सारी आला तालीम याफ्ता शख्सियात को मौका दिया जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपने काम से और अपने शहर के नाम को रोशन किया, चाहे फ़न और सकाफ़त हो चाहे तालीमी मैदान हो। तो हम चाहते हैं कि हैदराबाद का वही जो एक शनाख्त थी वो बहाल हो, हैदराबाद की सनती सरगर्मियाँ वापस मुतहर्रिक हो, क्योंकि ये सब चीज़ें होंगी तो ये शहर अपनी शनाख्त को वापस बहाल कर पाएगा। और हमारी कोशिश है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक तवील अरसे से कोशिश कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर को बेहतर से बेहतर अंदाज से संवारें, सजाएं और यहाँ के रहने वालों को वो तमाम तर सहूलियात मैसर कराएं कि जो किसी भी महत्व तरक्की याफ्ता शहर में होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत अच्छे व्यूज़ हैं इस सिटी के हवाले से आपके या वर्किंग के हवाले से। मैं यहाँ आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी सर कि जो ये लॉकडाउन चला है 5 to 6 मंथ, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और सेकेंडली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी अपनी पार्टी ने पाकिस्तान के लिए, हैदराबाद के लिए इसमें क्या खिदमात सर अंजाम दिए हैं? काइंडली कुछ हमारे व्यूअर्स को ये बताएँ। कोविड-19 के हवाले से जो इनिशियल MQM ने इनिशिएट लिया वो ये लिया कि हमारे कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जो CM रिलीफ पैकेज था उसमें तमाम अनाउंस किया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम अरकान असेंबली ने अपनी 1 माह की सैलरी थी वो दी। उसके अलावा हैदराबाद की जैसे मैं अगर बात करूं तो कम से कम 30,000 से ज़ायद फैमिलीज ऐसी थी जिन्हें हमने बराह रास्त राशन उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए उनके डोर स्टेप तक पहुंचाया। उसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई। अच्छा, अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से मैं यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अवेयरनेस कैंपेन में जैसे शुरू में काफ़ी जो है वो लोग मोटिवेटेड थे ना, उन्हें ये नहीं पता था कि किस तरह से जो है वो रेस्क्यू करना है, किस तरह से खुद को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, या किस तरह से अपने सराउंडिंग में एक सेफ्टी का एनवायरनमेंट बनाना है। तो उस हवाले से आप लोगों ने क्या उन्हें मतलब एक मोटिवेशन दिया, वो आप बताएँ। नहीं, बुनियादी तौर पर हमने लोगों को ये बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से एजुकेट किया, मेन पॉइंट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। उसके अलावा हमने लोगों में सैनिटाइज़र, जो सोप था, मास्क थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किए। और हमारा जो सिस्टम बल्दियाती सिस्टम एग्जिस्ट करता था उनके UC चेयरमैन ने अपने अपने वार्ड वाइज टीमें बना के लोगों के घरों तक ये तमाम सैनिटाइज़र और साबुन भी भेजे और साथ में लोगों को बताया भी कि अपने हाथ भी धोएं,
अपने आप को महफूज फासले में रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत करम रहा हैदराबाद पे कि यहाँ इस हवाले से जो कोविड-19 के हवाले से जो नुकसान था वो इतना नहीं हुआ। ये अल्लाह का बहुत करम रहा। आप सही कह रहे हैं। बाकी जो देखा जाए हमारे सराउंडिंग्स में पाकिस्तान के जो दूसरे शहर हैं वहाँ बहुत स्पेशली बहुत ज़्यादा कराची की तरफ नुकसान हुए, लेकिन हम लोगों ने इनिशियली जो है वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए और हम बहुत हद तक कामयाब रहे। बिल्कुल। और सर अभी जो ये मतलब आप लोगों ने बताया कि अवेयरनेस का प्रोग्राम आपने किया, इसके लिए कोई कैंपस आप लोगों ने लगाया, कोई कैंपिंग की है या कोई प्रोग्राम? तो देखिए हमने सच उस अंदाज से कैंप नहीं लगाया है, हमने बैनर्स लगाए शहर के अंदर मुख्तलिफ मौक़ पे, हैंडबिल बना के डिस्ट्रीब्यूट कराए। ठीक है। लोगों के हमारा जो बल्दियाती सिस्टम एमक्यूएम का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यूसी के ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक काम करता है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि गली में रहने वाले काम आने तक ये पैगाम पहुँचे। और हमने ये भी जैसे वो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे जाके हमने मुसाफिरों में मास्क तकसीम किए, उनको तलकीन की, साबुन दिए, सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट किए। लेकिन इस बात की हमें बड़ी तकलीफ़ हुई, अफसोस हुआ कि एक तबका ऐसा था कि जिसने इस पूरे पीरियड के अंदर सिवाय नफ़ा कमाने के और कोई काम नहीं किया। मास्क की कीमतें बढ़ा दी, सैनिटाइज़र ब्लैक होने लगा, साबुन अवेलेबल नहीं थी। तो कहने का मतलब ये कि ये दुनिया भर में इस तरह के जब मुश्किलात आती हैं तो सोसाइटीज़ जो होती हैं वो अपने आप को एक नए सिरे से मुनज़्ज़म करती हैं, अपने आप को मुतहर्रिक करती हैं, और जो ग्रोह होते हैं वो एक कौम की शक्ल, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं यूनिटी के साथ वो उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, जो कि हम नहीं। ये हमारे यहाँ बहुत कम इसकी बहुत इसके अंदर गैप नज़र आया। लेकिन हमने बिला तखसीस बिला तफरीक लोगों को जो है राशन भी पहुँचाया और उस हवाले से अवेयरनेस भी दी। हमने इसमें कोई नहीं रखा। और कुछ जगहों पे मसाइल थे, उस हवाले से भी हमने कहा, ताजरों के मसाइल को भी हमने उजागर किया, सिंध असम्बली के फ्लोर पे भी हमने बात की, सीएम साहब को भी हमने पॉइंट आउट किया। और यहाँ जो एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उसके हवाले से भी हमने हॉस्पिटल के विज़िट किए, उनको चेक किया कि वहाँ वो सहूलियात मैसर है नहीं। लेकिन चूँकि एक बहुत बड़ा वबा थी, एक बहुत बड़ा मसला था, एक इज्तिमाई मसला था, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हो सकता है कि कुछ कोताही हुई हो, लेकिन हमने कोशिश की कि अपने हैदराबाद के शहरियों को ज़्यादा मोटिवेट करें। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इस तरह की पैनिक सिचुएशन में तो वही बात है कि बेस्ट एक रोल आपने प्ले किया, या हमारी जो दूसरी सियासी पार्टीज़ हैं वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। हम सबको खराजी तहसीन पेश करते हैं और ये कहना चाहेंगे यहाँ पर जनाब कि अभी आप जैसे कि एजुकेशन सेक्टर्स देख रहे हैं कि वो ऑफ हो चुके हैं कम्प्लीटली, एक लॉस हो रहा है। पाकिस्तान में तो वैसे स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है वो जैसे कि समर वेकेशंस आ जाती हैं, 2 मंथ्स का एक गैप आता है, फिर इसके अलावा भी कई तरह के हॉलीडेज़ होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक गैप आ जाता है तालीम में ना। तो अब ये एक लॉन्ग गैप है, किस तरह से स्टूडेंट्स इसको कवर करेंगे? और जिस तरह से कि उनको पास कर दिया गया, उन्हें प्रमोट कर दिया गया दूसरी क्लासेस में, तो एजुकेशन के इस हवाले से आप जो है वो स्कूल्स को या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को या हमारे स्टूडेंट को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, बुनियादी तौर के ऊपर ये एक ऐसी आलमी वबा थी कि जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया। एग्जैक्टली। और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग और बीइंग ए मुस्लिम भी, अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए मुस्लिम तो हम पाकिस्तान के साथ, लेकिन ओवरऑल दुनिया के अंदर भी जो बुनियादी तौर पे जो तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, अगर हम उसको फॉलो करते, जो उन्होंने पैरामीटर्स बताए थे ऐसी वबाओं के, जिसके अंदर सबसे बड़ी तो ये थी कि जब वबा जिस शहर में फैले वहाँ से आप उसे छोड़े मत, और जहाँ आप वहीं स्टे करें। तो अगर उस पर उसके रूल के मुताबिक जिन जिन लोगों ने अमल किया उन्होंने बहुत आसानी से इस चीज़ को सेव कर लिया। दूसरा, हमारे दीन का जुज़ है सफाई निस्फ़ ईमान है। इस वबा के दौरान ये बात भी क्लियर हुई कि हमने अपनी जो सोसाइटी है उसे किस तरह साफ़ सुथरा रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वबा ने जो सबसे ज़्यादा जिसका हम कहते हैं असरात आए वो तालीमी मैदान पे लोगों के कारोबार पर आए। तालीम ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को शऊर देती है। इस वक्त बदकिस्मती ये रही कि हमारे जो कुछ तालीमी इदारे थे जिनके पास वसाइल थे, उन्होंने अपनी फीसेस कम नहीं की, लोगों को उस हवाले से कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। जो तालीमी इदारे बेचारे
जिन तालीमी इदारों को हम कहते हैं कि गलियों में खुले हुए थे कि जिनके पास वसाइल भी कम थे। प्राइवेट स्कूल सेक्टर, हाँ, प्राइवेट स्कूल में बिलखुसूस, और सरकारी स्कूलों में तो वैसे ही हमारे देखें बुनियादी तौर पे तालीमी मैदान में हम इतने पीछे जा चुके हैं कि गरीब आदमी भी कोशिश करता है कि अपने बच्चे को 500,000 रुपये फ़ीस जहाँ स्कूल में जारी है वहाँ मैं दाखिल करा दूँ, सरकारी स्कूल में दाखिल ना कराऊँ। उसकी वजह सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार वो नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ इदारों को अच्छा भी किया है, कुछ अच्छे असातिज़ा हैं, कुछ तालीमी इदारों को बहुत अच्छा किया, बड़ी मेहनत की उन्होंने अपने स्टूडेंट पे। तो इस वक्त सरेदस्त हम ये समझते हैं कि तमाम लोगों को एक स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। तो इस गैप को हम दूर कर लेंगे और लाजमियत है, ये तो एक इज्तिमाई मसला था, पूरी दुनिया में इसके असरात हैं, तो उसका फेस हमें भी करना पड़ा। इंशाल्लाह ताला इस फेस से हम निकल गए और आने वाले दिनों में इसको इंशाल्लाह ताला बेहतर अंदाज से मैनेज कर लें इंशाल्लाह। सर अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूँगी लोड शेडिंग के हवाले से। हैदराबाद के आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना दरपेश है। चीफ ऑफ हेस्को चेंज कर दिए गए, उसके बाद अब्दुल रज़ाक साहब ने जो है वो चार्ज संभाला, लेकिन मैं नहीं समझती कि इसके बावजूद भी कोई मसाइल का हल निकला है। 8 to 12 और 15 आवर्स डेली लोड शेडिंग है इन सिटी एंड लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, ऑल ओवर द सिटी, और जिसकी वजह से होता क्या है कि जैसे लाइट आई है और कुछ देर बाद 1 से 2 सेकंड बाद उसे दोबारा ऑफ कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उससे ख़राब होते हैं। एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है लोगों का। और एक तो देखिए ना, उन्हें इस अजियत में उबता गया। पहले वो कोविड-19 की वजह से डिस्टर्ब से, ठीक है, फर्स्ट ये जो है वो मैटर करता है। सेकंड, उन पर क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो वो बेरोज़गार हो गए ड्यू टू कोविड-19। एक जो है वो रखा गया था कि एक ऑफ कर दी गई थी सिचुएशन या बिजनेस को, तो लॉकडाउन के हवाले से बेरोज़गारी का शिकार है। तीसरा, उन पर बजाय उन्हें रिलीफ देने के, जबकि आप देख रहे हैं कि जब तमाम इदारे बंद हैं तो लोड शेडिंग तो नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझती, जब तमाम कारखाने बंद हैं, तमाम बिजनेस जो बंद है, मार्केट्स बंद हैं, तमाम कराची का आप देखें सारा बंद था, तो उस मतलब किस तरह से फिर वो लोड शेडिंग का मैं नहीं समझती कि कोई जवाज़ है कि बार बार उन्हें लाइट ऑफ। रमज़ान मुबारक में भी यही चीज़ हमें सामना रहा कि रमज़ान मुबारक में ये कहा गया था कि सहर और इफ्तार के टाइम लाइट ऑफ नहीं की जाएंगी, लेकिन मैं खुद इस सिचुएशन से गुजरी हूँ। सहर और इफ्तार के टाइम भी सम टाइम लाइट्स बंद की गई, इसके अलावा भी लोगों को अजियत दी गई, और अभी भी यही हाल है। मैं नहीं समझती कि कोई चेंजिंग आई है, या इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अपने क्या व्यूज़ हैं या कोई मैसेज आप हेस्को को देना चाहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर हेस्को की नाअहली तो साबित हो चुकी है। एग्जैक्टली। और इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हैदराबाद प्रेस क्लब पर एक मुजाहरा किया, एक हमने अलामती भूख हड़ताल की, और पूरे शहर से हज़ारों लोगों ने आके उस मौके पे हमारे उस तमाम अमल को सराहा। चैम्बर्स हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों। बुनियादी तौर के ऊपर हेस्को का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बाहिसत इदारा है इस कोलैप्स कर चुका है, इसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। जो टाइम टू टाइम एक फार्मूला है कि हर साल बाद इन्हें अपने सिस्टम को 10% इम्प्रूव करना है। एग्जैक्टली। लेकिन एक तवील अरसे से हैदराबाद के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट इस हवाले से नहीं। अच्छा, लाइन लॉसेस, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन लाइन है, वो इस हद तक ख़राब हो चुकी हैं जिसकी बिना पर ये छोटे छोटे फॉल्ट आते रहते हैं। Exactly. लोगों की कीमती अशिया भी जलती हैं। और इस बात पर अभी चंद दिन पेशतर हमने नए आने वाले जो हेस्को चीफ़ है, जो जिनके तीसरे हेस्को चीफ़ हैं याकूब साहब, उनसे हमने बात करके उन्हें ये तमाम तर सूरत हाल उनके सामने रखी, और उन्हें हमने 10 दिन के लिए कहा कि आप इसके बाद 10 दिन बाद हम आपसे फॉलोअप लेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त हेस्को का मसला एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ज़्यादा है। अच्छे अफसर लगाए जाएँ जो चीज़ों को सेट करें बुनियादी तौर के ऊपर। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट बहुत है जी। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट को स्पेशली इसके अंदर इनिशिएट लेना पड़ेगा, बाकायदा इसके लिए स्पेसिफिक फंड अलोकेट करने पड़ेंगे। हैदराबाद के अंदर नए ग्रिड स्टेशन की ज़रूरत है, वो लगने पड़ेंगे। नई ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत है, नए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। ओवरऑल सिस्टम ओवरहाल करना पड़ेगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम आ रहा है वो यही आ रहा है कि हेस्को का जो सिस्टम है वो आउट ऑफ डेटेड हो चुका है, सिस्टम पे ज़्यादा लोड नहीं रख सकते। और बाकी ये बात आपकी दुरुस्त है कि लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए थी, सिस्टम में बिजली मौजूद है,
लेकिन सिस्टम में बिजली मौजूद है, लेकिन आपका सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है कि उस सिस्टम को चला सके। और हेस्को के अंदर जो लोअर स्टाफ है उसकी बहुत कमी है। तो मैं समझता हूँ कि हमने हेस्को के नए आने वाले जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको यही सजेस्ट किया है कि आप अपना जो टेक्निकल स्टाफ है उसे इन्हांस करें, अच्छे एसडीओ लगाएं, एलएस अच्छे लगाएं। ये जो पैसे का मसला है इसे ख़त्म करें, जो लोगों को तंग कर रखा है, हर चीज़ के लिए पैसे मांगते हैं, इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और हमने एहतियात का हक महफूज रखा है कि अगर वापडा ने अपने किबले को दुरुस्त नहीं किया तो हम एहतियात का सिलसिला दोबारा शुरू। प्रोटेस्ट हो चुके हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा प्रोटेस्ट हो चुके हैं। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है और लोड शेडिंग का इन्होंने जैसे कि डिस्कस किया या आपने जो वजूहात बताई हैं कि मतलब वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो मेरा मेन पॉइंट अभी भी उसी जगह पर है जनाब कि जब 5 to 6 लॉकडाउन चला है और हमारे कितने सारे इदारे तो अभी भी जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे एजुकेशन सेक्टर्स ऑफ हैं। और इससे पहले भी रमज़ान के बाद 5 बजे तक का जो है वो अप्रूवल आया था। इससे पहले तमाम इदारे बंद थे, लोड शेडिंग तब भी हो रही थी। तो ये कोई मैं नहीं समझती कि ये कोई बेसिक रीज़न है या कोई अथेंटिक रीज़न है कि ये जवाब पेश किया जाए कि जनाब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जब तमाम इदारे बंद हैं, लोड शेडिंग का तो जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये तो बहरहाल जवाब वही दे सकते हैं, हेस्को का इदारा ही दे सकता है। लेकिन आप मानसून के हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा तस्हीह कर दूँ। अच्छा, बेसिकली जो सिस्टम है वो सिस्टम आउट ऑफ डेटेड हो चुका है। ओके, वो कैपेबल नहीं है कि नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जारी रखी जा सके। कहीं तार टूट के गिरेंगे, कहीं कंडक्टर उड़ जाएंगे, कहीं ट्रांसफार्मर उड़ जाएंगे, कहीं इनके ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट आ जाएंगे। क्योंकि हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, लाइफ होती है, उस लाइफ के हिसाब से उन चीज़ों को अपग्रेड नहीं किया गया। पॉपुलेशन बढ़ती रही, कंज्यूमर बढ़ते रहे, लेकिन उस सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया जिसकी बिना पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आ जाए मानसून पे। मानसून के हवाले से हकीकतन इस दफ़ा जो मानसून का स्पेल था, क्योंकि ये हर 5-6 साल बाद ये एक पीरियड आता है कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जो वेदर फोरकास्ट है और महकमा मौसमियात की तरफ से पहले से ही डिक्लेयर कर दी, तमाम पॉइंट्स ऑल ओवर पहले से ही क्लियर थे। गवर्नमेंट को भी पता था, सिंध गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है, सबको पहले से पता था। और बार बार जो है वो टीवी पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया है, बार बार डिक्लेयर किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं थी। स्पेशली कराची को देखिए, कराची बिल्कुल डूब चुका है। हैदराबाद में भी इस तरह की सिचुएशन का जो है वो लोगों को सामना रहा है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप सड़कें देखें, सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पानी भर जाता है अगर बारिश का, तो बारिश अगर ख़त्म भी हो जाती है और एक महीने के बावजूद भी वो पानी जो है वो उन खड्डों में रहता है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये एक बेसिक रीज़न है कि जिसकी वजह से ज़्यादा स्पेशली ट्रांसपोर्ट बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जो डेली मतलब हमारे आउटबैक करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना रहा है। छोटे बच्चे इस हवाले से आपने देखा होगा कि परेटाबाद में एक बच्ची जो कि इसी वजह से मैन हॉल पे जो एक कैप नहीं था ना होने की वजह से वो बच्ची उसमें गिरी थी और वो जो है वो जाँ बहक हुई। तो ये इस तरह की मतलब इन तमाम बातों को देखते हुए क्या हर सिस्टम में मिसमैनेजमेंट नज़र नहीं आती है? ये तमाम बातें कहीं ना कहीं मतलब तमाम चीज़ों को पहले से क्लियर कर दिया गया है, उसके बाद भी इस पे कोई प्रॉपर स्टेप नहीं लिए गए हैं, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रही है, बिल्कुल तमाम मामला डिग्रेड रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बुनियादी तौर के ऊपर हैदराबाद का ये कलमी है कि पिछले 7 साल तो मुझे हो गए एमपी बने हुए, 7 साल के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने हैदराबाद के लिए कोई फंड एलोकेट नहीं किए। वासा जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी वाटर सप्लाई और सेवरेज है, उनके मुलाजमिन को 6-6 माह सैलरी नहीं मिलती। तो जब सैलरी नहीं मिल रही तो ये जो मेंटेनेंस के काम है ये कैसे हो? दूसरा, हम ये बार बार कहते रहे कि शहर की चेन ऑफ कमांड एक आदमी के हाथ में होनी चाहिए। मेरे हैदराबाद की कमांड अंडर में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कई सिविक एजेंसीज हैं, हर इदारा अपनी मर्जी से काम कर रहा है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी परमिशन दे देती है, उस इलाके के अंदर वाटर सप्लाई के जब क्राइसिस आता है तो चूँकि वासा से एनओसी नहीं होती तो वासा कैपेबल नहीं होती कि वहाँ पानी सप्लाई कर सके। हेस्को वहाँ बिजली नहीं दे सकती क्योंकि हेस्को ने वहाँ जो लोड मैनेज किया होता है उस लोड से इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ नीड बढ़ चुकी होती है। तो बुनियादी तौर के ऊपर एक ऐसी पावरफुल अथॉरिटी की ज़रूरत है जो अंडर दी कंट्रोल ऑफ मेयर होनी चाहिए। एक पावरफुल आइन के आर्टिकल 148 के तहत एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो जिसके अंदर तमाम तर इख्तियार
उस शहर की लोकल कौंसिल के पास हो, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के पास हो, ताकि उस शहर को वो चला सके। मसला ये है कि जब तक शहरों के मसाइल सिंध सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए बाबू और ब्यूरोक्रेट चलाएंगे तो सिर्फ फीते भी आएंगे और मसाइल का भी मसला रहेगा। दूसरी बात आपकी सही है कि वेदर फोरकास्ट थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशों की तवक्का थी और ये बारिशें अगले 3-4 साल चलेगी। बुनियादी तौर के ऊपर हमारा जो इलाका है, इस इलाके के अंदर जो अमूमी तौर पे बारिश होती है उस हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब फौरी तौर के ऊपर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सिस्टम को इम्प्रूव करें, अपग्रेड करें। दुनिया भर के अंदर ऐसी सूरत हाल से नबरदाजमा होने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है। बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वो तो होती ही नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ख्वाब बहुत देखा जाता है, लेकिन अमला कुछ होता नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। हाँ, नहीं, इम्प्लीमेंट तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि सोचा भी नहीं जाता है। यानी कि इतना बड़ा अलमिया है कि हैदराबाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, माजी में सिंध का दारुल खिलाफा भी रहा है कि जब कराची वफाक का हिस्सा था, तो उस वक्त भी ये शहर जो था एक बुनियादी हैसियत रखता है। इसकी जो महल वक़ूफ़ बहुत अहम है। इस शहर के हवाले से जिस अंदाज से नज़रअंदाज किया, मादी में यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जब एमक्यूएम की रही तो उसने फ्लाईओवर भी बनाए, फिल्टर प्लांट भी बनाए। उस ज़माने में जितने काम थे उसके बाद वो काम नहीं हुए, रोक दिए गए। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर हमने इस हवाले से एहतजाज उठाया, हाई कोर्ट ऑफ सिंध तक हम अपना केस लेके गए। लेकिन मसला ये है कि अगर वो केस हमारा सुन लिया जाता तो शायद हैदराबाद में मज़ीद बेहतरी आ जाती। इस वक्त हमने वफाकी और सूबाई हुकूमत से सियासत से बालातर होकर डिमांड की है कि हैदराबाद के लिए, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए मिनिमम 100 बिलियन 100 अरब रुपए की ज़रूरत है, जिससे आप इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, शहर को लिवेबल बना सकते हैं, यानी कि ऐसा शहर जो रहने के काबिल हो। कराची की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। कराची के लिए तो वर्ल्ड बैंक ने सर्वे कराने के बाद कहा है कि 164 बिलियन 164 अरब रुपए 10 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट किए जाएँ कराची पे, तो कराची रहने के काबिल होगा। इसके बावजूद भी एक बड़े पैकेज का इमरान खान साहब ने डिक्लेयर किया है, आपने जैसा कि देखा 1100 अरब रुपए का किया। बिल्कुल हम उसको लेकिन हैदराबाद के लिए लेकिन कोई जो है वो प्रॉपर प्लानिंग्स नहीं की गई। उस हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का शुक्रिया, लेकिन ये 111 अरब रुपए 1100 अरब रुपए से मैं समझता हूँ मसाइल हल नहीं होंगे। वफाकी और सिंध हुकूमत एक ऐसे शहर को कि सिंध गवर्नमेंट को 96% जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, 93% रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो कराची से होता है, और फेडरल गवर्नमेंट नियरली अबाउट 65 to 70% रेवेन्यू कलेक्ट करती है कराची से। आपका माशी कैपिटल है, माशी दारुल खिलाफा कराची है। इसी तरह हैदराबाद जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, किसी ज़माने में पूरे पाकिस्तान के अंदर 30वें नंबर पे आता था, अब 7वें नंबर पे चला गया। किसी ज़माने में यहाँ की इंडस्ट्रीज, आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिससे यहाँ के लोगों के रोज़गार वाबस्ता है। तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद शहर और कराची इन दोनों के लिए स्पेशल पैकेज देने पर हमने वफाकी हुकूमत से भी यही इस्तदा की है कि कम से कम 100 बिलियन 100 यानी कि 100 अरब रुपये अगर हैदराबाद को मिल जाएंगे तो हैदराबाद का वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाही के करीब पहुंच गया उसे वापस से हम नए सिरे से बेहतर कर देंगे। और मैं शहरियों से भी दरख्वास्त करूँगा कि इस शहर को अपना समझें और इस शहर को बेहतर बनाने के अंदर तनकीद करना बिल्कुल उनका हक़ है, लेकिन तनकीद करने के साथ साथ अपना किरदार भी अदा करें। हर फोरम पर आपका शहर है, हम सब का शहर है, इस शहर को हमें मिलजुल कर ही आगे लेके जाना है और इस शहर को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी हम पर आयद होती है। वही बात आ जाती है सर, जैसा कि एक पैगाम देना चाह रहे हैं मेरे तमाम लिसनर्स और व्यूअर्स को कि ये जो हमारा हैदराबाद है, इट नॉट जस्ट ए सिटी, आप इसे अपनी घर की तरह लें। घर में जिस तरह से आप देखते हैं कि रूम्स होते हैं और आपके जो है वो सिबलिंग्स होते हैं, आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं, बहन भाइयों को साथ लेके चलते हैं, और एक रूम को आप अगर साफ़ करते हैं तो दूसरों को भी डेफिनेटली आप करेंगे। एक ड्राइंग रूम को अगर आपने क्लियर किया तो डेफिनेटली आप डाइनिंग की तरफ भी जाएंगे, किचन की तरफ भी जाएंगे। किसी एक रूम को किसी दूसरे की वजह से आप इग्नोर नहीं करते हैं। इसी तरह से हमारा सिटी है, ऐसा नहीं कि कासाबाद है या सिटी है या आप कैंट एरिया की तरफ चले जाएँ या लतीफ़ाबाद की तरफ आ जाएँ, कौसार की तरफ चले जाएँ तो क्या नहीं जनाब, हमने अपना अपने एरिया का ख्याल करना है।
वही बात आ जाती है सर कि जो सर ने आप लोगों को मैसेज दिया कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मुस्लिम, एज ए हैदराबादी सिटीज़न, हमें पहले सबसे पहले आपस में एक दूसरे के साथ यूनिटी बनानी है, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगी, जब तक हम खुद को एक जैसा नहीं समझेंगे, तब तक हम मिलकर एक टीम वर्क जिसे कहते हैं वो नहीं कर सकेंगे। तो यूनिटी पैदा करें, और जितने भी लोग हैं आपस में सबसे पहले तो फिरकावारियत ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बढ़ चुकी है कि जिसकी वजह से जो एक दूसरे हमारे बैन अवी जो आप बाहर जाके देखते हैं वहाँ पर एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट जाता है। तो इस नेगेटिविटी को सबसे पहले ख़त्म करें। वी आर मुस्लिम एंड वी आर पाकिस्तानी, तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को प्रमोट करना है। तो यहाँ पर सर बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूँगी, बड़ा ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया। और इन द लास्ट सर आपसे कुछ थोड़ा सा ये बताएं आप कि एक थोड़ा सा फनी आपसे क्वेश्चन हो जाए सर, कभी आप मतलब एक ओहदे पर है, कभी फीमेल्स के आपको कॉल्स वगैरह आते हैं? मैं समझता हूँ जिस जिम्मेदारी पे मैं हूँ वहाँ तमाम लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं। मेरे नहीं सर, फीमेल्स का बताएं कि आपसे ख़वातीन रब्ता करती हैं, उनके इलाकों के मसाइल होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड बिलखुसूस, और बाबड़ा सबसे बड़ा मसला है। तो ख़वातीन के भी फ़ोन आते हैं और लाजमी आते बहैसियत उनके नुमाइंदे के मैं उनकी आवाज़ मुतलका अफसरान तक पहुँचाता हूँ, उन्हें मसाइल को हल कराने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा सर, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं इट मीन्स कि वो आपको वर्किंग के लिए कॉल करती हैं? हाँ, तो मतलब वैसे कभी आपको कॉल नहीं की है? नहीं, ऐसे मैं तो समझता हूँ कि मेरे फ़ोन तो बिल्कुल ओपन है सबके लिए, जो फ़ोन करता है मैं सबकी कॉल रिसीव करता हूँ। और लाजमियत है कि ज़्यादातर मेरे पास मसाइल के लिए फ़ोन आते हैं, और जो मसाइल के लिए फ़ोन आते हैं उनको इंशाल्लाह। अच्छा सर, कॉलेज लाइफ, आप यूनिवर्सिटी लाइफ से क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा हट जाते हैं सियासी गुफ्तगू की तरफ, यहाँ आ जाते हैं। ये बताएं सर आप, मतलब कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ, आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा हंगामा खेज थी हमारी। 88 से 90 का जो पीरियड था, लोगों को अगर तारीख़ क्या है अरवाक खंगालेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो पीरियड तालीमी इदारों के लिए अच्छा नहीं था। ये तो कोविड अब आया है, लेकिन वो कोविड नहीं था, लेकिन वहाँ बहुत सारे मसाइल थे। और बिलखुसूस हमारे साथ जो हमसे एक साल सीनियर साथी थे, 89 में उन्हें शहीद किया था गवर्नमेंट कॉलेज काली मोरी में। तो एक तवील अरसा रहा हमारा कॉलेज लाइफ का कि जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक दबाव भी था। लाजमी से फैमिली का भी दबाव होता है कि भाई वहाँ झगड़े हो रहे हैं, आप नहीं जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज काली मोरी शहर से बहुत, अब तो बिल्कुल शहर के इस तरह दरमियान में आ गया है कि महसूस नहीं होता। और दूसरा उसके बाद लाजमी था जब मेरा मेहरान यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, तो वहाँ की भी जो लाइफ थी वो कोई इतनी आसान नहीं थी। वहाँ भी सर वो आसान क्यों नहीं थी? फीमेल्स आपको तंग करती थी? पर एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेशन। अच्छा, यहाँ भी पार्टी जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि उस वक्त भी सिंधी महाजिर मसाइल चल रहे थे, और उस तमाम तर सूरत हाल में वहाँ हमने तालीमी सिलसिला भी जारी रखा। और वहाँ भी एक दो वाक़यात ऐसे हुए जिसकी बिना पे यूनिवर्सिटी हमारी कुछ अरसे के लिए डिस्टर्ब रही, यूनिवर्सिटी लेट भी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ अच्छे असातिज़ा भी थे, कुछ अच्छे दोस्त भी थे जिनसे आज भी हमारी दोस्ती है, और वो सिलसिला आज भी जारी है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी एजुकेशन लाइफ को अगर मैं देखूँ तो वो हंगामा खेज ज़्यादा रही। लेकिन वो हंगामा खेज वो नहीं जो आजकल के दौर में उस ज़माने के हिसाब से वो हंगामा खेज थी कि उसके अंदर लाजमियत एक माहौल इस तरह का था। सोसाइटी और ये बस्तियाँ बटी हुई थी लोगों में, तो बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन हमने उसके बावजूद अपने तालीम के सिलसिले को जारी रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तालीमी इदारों की सूरत हाल सब तालीमी इदारों की बेहतर है। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो उस ज़माने में होती थी जब हम पढ़ रहे थे, अब वो ख़त्म हो चुकी है। एग्जैक्टली आपने वहीं से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है मेहरान यूनिवर्सिटी से? ठीक है जनाब। और सर आपकी शादी कब हुई सर? मेरी शादी 2007 के अंदर मैंने शादी की। अच्छा सर, आपकी लव मैरिज है या आपकी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज आपने की। अच्छा सर, क्यों लव मैरिज आपने क्यों नहीं की? मैं समझता हूँ इतना टाइम नहीं मिला कि मोहब्बत वगैरह करते हम तंजीम के कामों में ज़्यादा बिजी रहे, तो इसलिए अरेंज मैरिज हुई। मतलब हंगामा रही चलती रही और आपको हंगामों की वजह से यहाँ वहाँ देखने का मौका ही नहीं मिला। एक आदमी की लाइफ होती है ना, आदमी के अपना रुझान भी होता है। तो चूँकि हमने ज़्यादा वक्त तंजीम में गुजारा, जो काम था तंजीम में ही करते थे, तो बस इसलिए इस तरफ ना जहन गया न कभी सोचा। अच्छा, तो बिल्कुल सही जनाब। और फैमिली में सर आपके बच्चों के हवाले से मतलब आप कोई क्या समझते हैं कि उन्हें किस तरह से आप लेके चल रहे हैं अपनी फैमिली को, और कुछ बताना चाहेंगे? फैमिली हम यानी कि जैसे मैं बहैसियत एक क्योंकि लेजिस्लेटर भी हूँ, असेंबली के होता पे टाइम कम मिलता है फैमिली के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है
क्योंकि हम पूरे माशरे में तब्दीली की बात कर रहे हैं, माशरे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाजमियत कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन लाजमियत उसके अंदर जो आपकी बेटर हाफ होती है, शरीक हयात होती है, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करती है, तो आपकी लाइफ आगे जाती है और आपके लिए बहुत बिल्कुल आपकी बैक सपोर्टर होती है। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है मेरे साथ। तो कभी कभी डिस्टर्ब नहीं होती हैं आपकी इन सरगर्मियों से? कभी आप लेट हो गए? मेरे साथ बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रखता हूँ अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। सूरत हाल कंट्रोल में रहे, उनकी नॉलेज में रहे।